नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी आज की कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसका चौथा वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम अध्याय 10 तरंग प्रकाश की चैप्टर का अध्ययन करने वाले। इस चैप्टर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन यहाँ पर आज इस वीडियो में देखने वाले समझने वाले। सबसे पहले ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का अंक विभाजन देख लेते। इस चैप्टर में से कितने प्रश्न और कितने अंक के पूछे जाएंगे, तो देखिए इस चैप्टर से एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का आएगा जिसका अंक आधा होगा। एक प्रश्न रिक्त स्थान पूर्ति का आएगा जो एक क्वेश्चन आएगा और आधे अंक आएगा। एक क्वेश्चन अति लघुरात्मक प्रश्न आएगा जो एक प्रश्न होगा और एक अंक का होगा। और दो क्वेश्चन लघुरात्मक प्रश्न आएंगे। कितने? दो क्वेश्चन लघुरात्मक। एक क्वेश्चन का अंक होगा 1 से 1/2 यानी 3 अंक के। कुल मिलाकर 5 प्रश्न 5 अंक के पूछे जाने जो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में से कुल मिलाकर छोटे मोटे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 5 अंक के होंगे। छोटा सा चैप्टर है और इस चैप्टर में से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ में यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और उनको भी पॉजिटिव कमेंट लिखने के लिए प्रेरित करें ताकि हमारा भी हौसला आपके लिए ऐसे लाभदायक वीडियो लेकर आने का ये सीरीज कंटिन्यू करते हैं। इसके साथ में फर्स्ट प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है जिसमें दे रखा है I बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा प्रदर्शित करता है। स्नेल के नियम को, बूस्टर के नियम को, मेलस के नियम को, रेले के नियम को। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें मेलस नामक वैज्ञानिक ने, किसने? मेलस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि I समानुपाती होती है कोस स्क्वायर थीटा के और I बराबर होगा I0 कोस स्क्वायर थीटा। तो इससे प्रदर्शित होता है कि ये नियम किसका है? मेलस का। इसकी परिभाषा भी हम देख लेते हैं। नियम के अनुसार मेलस नियम के अनुसार विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक के मध्य कोण की कोजा के वर्ग के समानुपाती होती है। मेलस के नियम के अनुसार क्या है? विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक के मध्य के कोण की कोजा के वर्ग के समानुपाती होता है। ये क्या है? विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I है। ये विश्लेषक वो ध्रुव के मध्य का जो कोण है
उसकी कोजा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती, और इससे आई बराबर आई नॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समपोषी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों में कलांतर है। जब समपोषी व्यतिकरण होगा तो व्यतिकरण में परिभाषा में हमने पढ़ा था व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक तो समपोषी व्यतिकरण समपोषी व्यतिकरण और दूसरा था विनाशी व्यतिकरण। अब समपोषी व्यतिकरण में देखते हैं कलांतर फाई बराबर होता है 2n पाई, और जहां n बराबर होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो फाई बराबर आएगा 0, क्योंकि जैसे n का मान 0 रखा तो पूरे पद का फाई का मान कितना आएगा 0। जब फाई का मान n का मान 1 रखेंगे तो फाई का मान कितना आएगा 2 फाई। जब फाई का मान 2 रखेंगे, जब n का मान 2 रखेंगे फाई का मान आएगा 4 पाई, और जब n का मान 3 रखेंगे तब फाई का मान कितना आएगा 6 पाई, और ये श्रृंखला आगे चलती रहेगी। और जब हमने पढ़ा था विनाशी व्यतिकरण होता है तो इनके मध्य कलांतर, विनाशी व्यतिकरण में कलांतर फाई बराबर होता है 2n + 1 पाई, और जहाँ n बराबर होता है 0 1 2 डॉट डॉट n संख्या तक होता है, तो फाई बराबर होगा, जब हम 0 रखेंगे तो दो को 0 से गुना करेंगे तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0, तो ये पाई इससे गुना होगी तो आएगा फाई बराबर आएगा पाई 3 फाई 5 फाई डॉट 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 कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसलिए समपोषी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों के मध्य कलांतर क्या होता है 0 होता है। इसके साथ में इनके लिए पथांतर भी देख लेते हैं। पथांतर बराबर होता है λ/2 फाई गुणा फाई। फाई क्या है कलांतर है, फाई किसको बताता है कलांतर को। समपोषी व्यतिकरण के लिए ये तो पथांतर, इसके साथ समपोषी के लिए देखेंगे तो क्या आएगा λ/2 पाई 2n पाई, तो आ जाएगा n लैम्बडा। और विनाशी व्यतिकरण के लिए देखेंगे, तो यहाँ क्या आएगा π/2 पाई कोष्टक से बाहर 2n + 1 कोष्टक के बाहर पाई, तो क्या आ जाएगा 2n + 1 λ/2। यह पथांतर है बच्चों। इसको थोड़ा सा एक बार आप दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि समपोषी व्यतिकरण के लिए हमने पढ़ा था कलांतर का फॉर्मूला पाई बराबर होता है 2n पाई। फाई बराबर क्या होता है 2n पाई, जहाँ n बराबर 0 1 2 3 तक आएगा। जैसे ही हम n का मान 0 रखेंगे पूरा पद 0 हो जाएगा, तो फाई का मान 0। जैसे n का मान 1 रखेंगे तो पूरा n बराबर 1 2 1 से गुना होगा तो 2 और पाई का फाई, और ऐसे श्रृंखला आगे चलती रही। और विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर पढ़ा था फाई बराबर होता है 2n + 1 कोष्टक के बाहर पाई, जहाँ n 0 से लेके n तक चलता रहता है। तो इसके लिए फाई देखेंगे, जब हम 2n का मान 0 रखेंगे 2 0 से गुना होगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, +1
तो बाहर पाई है तो 1 पाई से गुना होकर क्या आ जाएगा 5। तो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में कलांतर पाई होता है, 3 पाई होता है, 5 पाई होता है, आगे 7 पाई चलता रहता है। और एक होता है पथांतर, पथांतर होता है लेमड़ा अपॉन 2 पाई गुणा 5। और 5 दोनों समपोषी व्यतिकरण के लिए भी हमने 5 का मान ज्ञात किया था, 2n पाई होता है, और विनाशी व्यतिकरण के लिए 2n+1 पाई होता है। तो इनके लिए पथांतर समपोषी के लिए तो क्या आएगा n लेमड़ा, और विनाशी के लिए 2n+1 पाई/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के मध्य कोण होता है। ध्रुवित प्रकाश हमने पढ़ा था, जब ध्रुवित प्रकाश पढ़ा था उस टाइम ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, और ये जेड अक्ष है। अब इनमें हमने पढ़ा था ध्रुवण तल कंपन तल के क्या होता है, लंबवत होता है। तो मैं पहले बना देता हूँ कंपन तल। तो कंपन तल के लिए ये जो अलग पेन से दर्शा रहा हूँ, ये कौन सा तल है, कंपन तल। ये कौन सा है, कंपन तल। और इस अक्ष के समांतर कौन सा तल है, यह है ध्रुवण तल। कौन सा, ध्रुवण तल। और इस अक्ष की दिशा में क्या कर रही है, तरंग संचरण हो रहा है, तरंग संचरण की दिशा। इसके अंदर ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। तो इस तल और इस तल दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। क्या, जब y अक्ष पे कंपन तल है तो z अक्ष पे क्या होगा, ध्रुवण तल। और दोनों तलों के मध्य कोण कितना होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल था, जब क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, 90 डिग्री के कोण पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीयक तरंगिकाओं की कल्पना सर्वप्रथम दी थी। द्वितीयक तरंगिकाओं की कल्पना हाइगेन ने जब तरंग सिद्धांत दिया था, उन्होंने हाइगेन ने ही कौन सी दी थी, द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। और उन्होंने कहा था जब एक स्रोत से क्या तरंगाग्र निकलता है तो उस तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से एक नई प्रकाश तरंग निकलती है, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहा था। हाइगेन के तरंग सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते। हाइगेन के तरंग सिद्धांत के द्वारा फर्स्ट है प्रकाश का व्यतिकरण, ये तो हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, ये तो व्यतिकरण तो स्पष्ट कर सकते हैं, विवर्तन भी स्पष्ट कर सकते हैं, प्रकाश का ध्रुवण भी क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव इसको क्या नहीं कर सकते हैं, स्पष्ट नहीं कर सकते तरंग सिद्धांत से। दो ससंजक एक वर्णीय प्रकाश किरणों की तीव्रताएं क्रमशः I और 4I है। इनके अध्यारोपण से उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर
समबाहु तीव्रताएं होगी। हमने पढ़ रखा है उच्चिष्ट कब बनेगा और निम्निष्ट कब बनेगा। उच्चिष्ट पर होगा आई बार बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, ये फॉर्मूला था। और जब क्या बनेगा, उच्चिष्ट बनेगा तो फाई का मान कितना होगा 0 डिग्री। तो आई डॉट बराबर है I प्लस 4I प्लस 2 अंडर रूट I डॉट 4I cos 0 डिग्री। क्योंकि हमें पर्सन में दे रखा है I1 बराबर कितना है I और I2 बराबर कितना है 4I, ये मान की जगह रखा था। तो इनको सोल्व करेंगे तो यह यहाँ से कितना हो जाएगा 5I प्लस 2 और अंदर इससे गुना होगा तो 2 अंदर हो जाएगा 4I स्क्वायर कोस 0, और कोस 0 का मान हो जाता है 1। हमने कितना पढ़ा था, कोस 0 का मान कितना होता है 1। तो ये अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5I प्लस 2I, तो ये इससे गुना हो जाएगी तो क्या बचेगा 5I प्लस 4I इजिकल टू 9I। जब भी उच्चिष्ट बनेगा तो मान कितना आएगा, I का मान कितना होगा 9I। और जब क्या बनेगा निम्निष्ट पर फाई बराबर होता है पाई 3 डॉट डॉट डॉट, तो कोस फाई बराबर कितना हो जाएगा -1। जब कितना रखेंगे पाई का मान होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री पर कितना होता है कोस का मान कितना होता है -पाई। आई डेस बराबर कितना I प्लस 4I प्लस 2 अंडर रूट I डॉट 4I और साथ में कितना कोस -1। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे तो होगा 5I माइनस का 4I, इसको बाहर निकलेंगे तो हो जाएगा 4I। तो यहाँ पे बचेगा I। तो तीव्रताओं का उच्चिष्ट और निम्निष्ट के मध्य संभव तरीका होगी 9I और I, अपना C ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तरंगों के दो स्रोत कला संबंध स्रोत कहलाते हैं यदि दोनों के कंपनों का आयाम बराबर हो। यह अपना ऑप्शन सही नहीं है। दोनों समान तरंगदैर्घ्य की तरंगे उत्पन्न करते हो, यह भी स्टेटमेंट सही नहीं। दोनों समान तरंगदैर्घ्य की तरंगे उत्पन्न करते हो जिसकी कला स्थिर हो, यह अपना ऑप्शन राइट है। दोनों समान वेग की तरंगे उत्पन्न करते हैं। हमने पढ़ा था जब दो स्रोत कैसे हो, कला संबंध स्रोत हो तो उसमें कलांतर क्या रहता है, कलांतर क्या रहता है नियत रहता है। और जब कलांतर नियत होगा तो दोनों समान तरंगे उत्पन्न करते हैं, तो जिनका कला स्थिर रहता है नियत यानी स्थिर रहते हैं। 8वां क्वेश्चन है साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है। इसका ऑप्शन होगा व्यतिकरण के लिए, विवर्तन के लिए, विक्षेपण के लिए और परावर्तन के लिए। साबुन का बुलबुला रंगीन व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यंग के प्रयोग में दोनों स्लिट के बीच की दूरी आधी एवं स्लिट एवं पर्दे के बीच की दूरी दुगुनी करने पर फ्रिंज चौड़ाई होगी अपरिवर्तित रहेगी, आधी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। हमने पढ़ा था यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला हमने ज्ञात किया था
फिन चौड़ाई का फॉर्मूला होता है बीटा बराबर लैम्बडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। यहाँ पे डी क्या है? कैपिटल डी तो है स्लिट है प्रत्यय के मध्य की क्या है? दूरी। और स्मॉल डी है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। क्या है? दोनों के मध्य की दूरी। तो पर्सन के अनुसार तो क्या है? डी के मान को तो क्या कर दिया? डी के मान को तो क्या कर दिया? 2d। और स्मॉल डी के मान को क्या कर दिया? d/2। तो ये मान किस में रख देंगे? बीटा डैश बराबर होता है लैम्बडा डी डैश अपॉन डी लैम्बडा। अब इसके मान को रख देते हैं लैम्बडा 2d अपॉन d/2। ये तीसरी संख्या बटे में, तो ये क्या हो जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो दो से गुना हो जाएगा तो क्या बनेगा? 4 लैम्बडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। तो ये किसके बराबर हो गया? लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी का मान होता है बी के, तो क्या हो गया? 4 बीटा। यानी उसकी क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। फिर चौड़ाई क्या हो जाती? पहले की 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि 4 बीटा है। द्विलिष्ट प्रयोग में किस रंग के द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के प्रकाश के लिए फिन चौड़ाई न्यूनतम होगी? द्विलिष्ट प्रयोग में हमने पढ़ा था फिन चौड़ाई बीटा बराबर होता है लैम्बडा डी बाई कितना? स्मॉल डी। और हमने पढ़ा था जो प्रकाश के रंग पढ़े थे उसमें विबजर VIBGYO और विबजर। वी मतलब बैंगनी, आई मतलब जामुनी, बी मतलब ब्लू नीला, जी मतलब ग्रीन हरा, वाई मतलब येलो पीला, ओ मतलब नारंगी ऑरेंज, और मतलब लाल। अब हमने पढ़ा था तरंग दैर्ध्य में कि इनकी तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती, जिसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की होती है और सबसे ज़्यादा लाल रंग की होती है। और जिसका रंग ये क्या है? लैम्बडा के बढ़ते क्रम को दर्शा रहा है, बढ़ते हुए क्रम में। तो फॉर्मूले से बीटा बराबर क्या होता है? लैम्बडा डी/डी। अब बैंगनी रंग के लिए सबसे कम क्या है? तरंग दैर्ध्य। और जब इसका मान कम है तो फिन चौड़ाई का मान भी क्या होगा? कम आएगा। इसलिए कौन सा उत्तर सही हुआ? बी बैंगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंग की तुलना में ध्वनि तरंग के लिए विवर्तन प्रभाव देखना आसान होता है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य
होती है। ध्वनि तरंगे कान पर प्रभाव डालती है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे अधिक तरंग दैर्घ्य की होती है। हमने पढ़ा था दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में। अभी जो दृश्य प्रकाश देखा था इसकी तरंग दैर्घ्य में पढ़ा था दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य लगभग 1 मीटर होती है। अवरोधक या द्वारक का आकार विवर्तन की आवश्यक शर्त है। विवर्तन की क्या आवश्यक शर्त है? तन की आवश्यक शर्त होती है कि जब अवरोधक या द्वारक का आकार तरंग के दैर्घ्य के बराबर होगा तभी क्या होगा? विवर्तन होगा। यानी अवरोधक द्वारक का आकार एक क्या होना चाहिए? लगभग तरंग की तरंग दैर्घ्य के बराबर होना चाहिए। इससे क्या होता है? ध्वनि तरंगे अधिक तरंग दैर्घ्य की होती है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है I0 तीव्रता के प्रकाश की दिशा से 45 डिग्री कोण पर एक ध्रुवक स्थित है। ध्रुवक से गुजरने के पश्चात प्रकाश की तीव्रता होगी। हमने मेलस के नियम में पढ़ा था। नियम से I बराबर होता है I0 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा बराबर 45 डिग्री दे रखा है तो I बराबर I0 कोस स्क्वायर 45 डिग्री और कोस 45 का मान होता है कोस 45 डिग्री का मान होता है 1 से √2। तो I बराबर होगा I0 1/√2 का होल स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे तो आएगा I बराबर I0/2। तो अपना बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। किसी प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति व्यक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति व्यक्त होती है प्रकाश के व्यतिकरण से, प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश से ध्रुवण और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से। तो हो जाएगा ध्रुवण से। प्रकाश का अवरोध के किनारों से मुड़ना कहलाता है। प्रकाश का क्या हो जाएगा? उसके किनारों से मुड़ना क्या कहलाएगा? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण। क्या कहलाएगा? विवर्तन। प्रकाश तरंगे ध्रुवित की जा सकती है क्योंकि ये होती है कैसी होती है? ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। प्रकाश तरंगे हमने पढ़ा था अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है और हाइगेन ने बताया था प्रकाश तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्घ्य प्रकृति की। पर वास्तव में कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की ही होती है। यदि हाइगेन के अनुसार पूछे तो अनुदैर्घ्य प्रकृति बतानी है। यंग के द्वीप स्लिट प्रयोग में किस रंग के लिए फिन चौड़ाई
न्यूनतम होती है। वही क्वेश्चन है सेम जो भी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, VIBGYOR, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यहाँ से 3800 एंगस्ट्रॉम से चलकर 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी इसको तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लैम्ब्डा के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया गया इस सबसे कम लैम्ब्डा बी, फिर आएगा लैम्ब्डा जी, फिर आएगा लैम्ब्डा वाई और फिर आएगा लैम्ब्डा आर। बी बराबर होता है लैम्ब्डा डी अपॉन डी। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है, तो यहाँ ऑप्शन होगा नीला। सबसे कम किसका होता है? नीले का, उसके बाद में ग्रीन, फिर येलो, फिर रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये एक क्वेश्चन आएगा और इसका अंक होगा 1/2। फर्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवण की वह घटना जो ये बताती है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की है। कैसी है प्रकाश तरंगें? कैसी है? अनुप्रस्थ। दूसरा है प्रकाश का ज्यामिति छाया वाले क्षेत्र में प्रवेश करना। प्रकाश का ज्यामितीय छाया वाले क्षेत्र में प्रवेश करना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। किसी क्षण विशेष पर समान कला में कंपन कर रहे माध्यम के कणों के बिंदुपथ को क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र जो बिंदुपथ होगा उसको क्या? किसी क्षण विशेष पर समान कला में कंपन कर रहे माध्यम के कणों के बिंदुपथ को क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। प्रकाश के विवर्तन के कारण सीडी रंगीन दिखाई देती है। किसके कारण? विवर्तन के कारण सीडी क्या दिखाई देती है? रंगीन। हमने अभी पहले भी पढ़ा था। नेक्स्ट था हाइगेन का सिद्धांत बतलाता है कि किसी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, जिन्हें कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या कहते हैं? द्वितीय क्या कहेंगे? तरंगिकाएं कहेंगे। बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र क्या होते? बिंदुवत के कारण क्या उत्पन्न होते हैं? गोलाकार तरंगाग्र उत्पन्न होते हैं। और जब स्रोत कैसा हो? रेखीय, तो कैसे उत्पन्न होंगे? बेलनाकार। जब स्रोत रेखीय हो तो बेलनाकार, और जब अनंत पे हो तो समतल तरंगाग्र उत्पन्न होते हैं। समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी तरंग का आयाम होता है। समपोषी व्यतिकरण होगा और हमने पढ़ा था इस टाइम परिणामी तरंग R बराबर होता है √A1² + A2² + 2A1A2 cos phi। और इन सबको जब हल करते हैं यहाँ पे फाई बराबर आता है 0.2545, तो R मैक्स का मान आता है A1 + A2। तो समपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगों के आयामों का योग परिणामी तरंग का क्या होता है? आयाम होता है। अनंत पर स्थित
अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र कैसे होते हैं? समतल होते हैं। इनको ध्यान से देखना। जब बिंदुवत प्रकाश स्रोत हो तो गोलाकार, जब रेख बेलनाकार हो यानी स्रोत कैसा हो? बेलनाकार, तो कैसे होंगे? रेखीय। और जब अनंत पे हो स्रोत तो कैसे बनेंगे? जब रेखीय स्रोत कैसा हो? रेखीय, तो बेलनाकार तरंगाग्र। और जब अनंत पे स्रोत हो तो कैसा बनता है? समतल तरंगाग्र बनता है। बेलनाकार क्या बनता है? तरंगाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब दो लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती है तो क्या कहलाता है? विपरीत कला में, विपरीत कला यानी होगी तो कौन सा होगा? विनाशी व्यतिकरण। व्यतिकरण होता है। एकल झिरी विवर्तन से उत्पन्न निम्नेष्ट का पथांतर, अभी हमने पढ़ा था एन लैम्बडा, तथा उच्चिष्ट का पथांतर कितना होता है? 2n+1 λ/2 होता है। ये पथांतर अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुरात्मक प्रश्न। ये एक प्रश्न आएगा और इसका अंक होगा 1। तरंगाग्र किसे कहते हैं? तरंगाग्र मोस्ट प्रश्न है। माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हो तरंगाग्र कहलाता है। गाग्र कहलाता है। यानी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हो तरंगाग्र कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश तरंगों में ध्रुवण होता है परंतु ध्वनि तरंगों में नहीं, क्योंकि ध्रुवण हमेशा हमने पढ़ा था प्रकाश तरंगों में क्या होता है? ध्रुवण ध्वनि तरंगों में, परंतु ध्वनि तरंगों में नहीं। ध्रुवण के लिए आवश्यक शर्त है तरंग कैसी होनी चाहिए? अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। और जबकि ध्वनि तरंगे कैसी होती है? जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य प्रकृति की। ध्रुवण हमेशा अनुप्रस्थ तरंगों में होता है जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। हमने पहले पढ़ रखा है। तीसरा है प्रकाश तरंगों के संपोषी व विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें पथांतर रूप में लिखिए। हमने पढ़ा था संपोषी व्यतिकरण होगा। कैसा व्यतिकरण? संपोषी व्यतिकरण। तो पथांतर होगा एन लैम्बडा और एन का मान होगा 0, 1, 2, 3 ... तक चलता रहेगा।
और जब कैसा होगा, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण होगा तो पथांतर 2n+1 λ/2 होगा, और जहाँ पर n का मान 0, 1, 2, 3 तक चलेगा। प्रकाश, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, आवश्यक शर्त बताएं। प्रकाश का अवरोधक या द्वारक के किनारों से, प्रकाश का क्या होना चाहिए, अवरोधक या द्वारक के किनारों से छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना प्रकाश का क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। क्या होता है, प्रकाश का रोधक या द्वारक के किनारों से छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अब आवश्यक शर्त, ये अच्छे से देखना, हमने पढ़ा था अवरोधक या द्वारक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। मेन शर्त क्या होता है, विवर्तन तभी होगा जब अवरोधक या जो द्वारक होगा, क्या होगा, द्वारक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, कि कोटि का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कोटि का होना चाहिए। अवरोधक या द्वारक का आकार जब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होगा तभी विवर्तन की घटना होगी। प्रकाश का अवरोधक या द्वारक के किनारों से छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना प्रकाश का क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। और इनके शर्त, मुख्य और मुख्य शर्त है कि जब तरंग दैर्ध्य की कोटि के अवरोधक या द्वारक होंगे तभी क्या पॉसिबल होगा, विवर्तन पॉसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक स्लिट द्वारा विवर्तन में तीव्रता विसरण का वक्र बनाएं। एक स्लिट द्वारा विवर्तन में तीव्रता वितरण का वक्र बनाएं। अब एक स्लिट प्रयोग हमने पढ़ा था, इसके लिए हम एक मिनट के लिए इसका थोड़ा सा वक्र बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। जब हमने ये प्रयोग पढ़े थे उस टाइम अच्छे से बनाया था। बीच में क्या बनता है, केंद्रीय उच्छिष्ट। जो मध्यम होगा वो केंद्रीय उच्छिष्ट होगा, उसके बाद में निम्निष्ठ बनेगा, उसके बाद में द्वितीयक उच्छिष्ट बनेगा, उसके बाद में निम्निष्ठ बनेगा, फिर क्या बनेगा, उच्छिष्ट बनेगा, फिर क्या होगा, निम्निष्ठ बनेगा, फिर उच्छिष्ट बनेगा, फिर निम्निष्ठ, और ऐसे होते होते ये ऐसे हो जाए। इधर भी निम्निष्ठ, इसके बाद में वापस द्वितीय क्या बनता है,
ये निम्नलिखित, ये उच्चिष्ट, और ये धीरे 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 घटता जाता है। ये है केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या है? केंद्रीय उच्चिष्ट। ये है द्वितीयक उच्चिष्ट। क्या है? द्वितीयक उच्चिष्ट। ये है निम्निष्ठ। क्या है? निम्निष्ठ। इधर क्या है? दूरी। इधर क्या है? ऊपर की ओर क्या है? ऊर्जा ऑब्लिक तीव्रता। इधर भी क्या है? दूरी। तो सबसे केंद्रीय उच्चिष्ट, सबसे जहाँ पे तीव्रता या ऊर्जा ज़्यादा होगी, धीरे धीरे निम्नलिखित उच्चिष्ट निम्नलिखित उच्चिष्ट बनते रहते। एक स्लिट द्वारा विवर्तन में तीव्रता विवरण का वक्र बनाए। थोड़ा अच्छे से देखना, आपसे भी बन जाएगा। उसके आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक कोई दो शर्त लिखिए। हमने पढ़ा था व्यतिकरण के लिए शर्त, प्रकाश तरंगों की आवर्ती नियत होनी चाहिए, दोनों तरंगों का आयाम लगभग बराबर होना चाहिए, एक विवर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए, दोनों तरंगों के मध्य का कलांतर नियत होना चाहिए, आई बराबर कला संबंध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कला संबंध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। अब दोस्तों या विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखियो। प्रकाश तरंग की आवृत्ति नियत होनी चाहिए। दूसरा है दोनों तरंगों का आयाम क्या होना चाहिए? दोनों तरंगों का आयाम लगभग बराबर होना चाहिए। एक वर्णी यानी क्या? एक वर्णी प्रकाश स्रोत से क्या होनी चाहिए? उत्सर्जित होनी चाहिए। दोनों तरंगों के मध्य का कलांतर क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए, या क्या? कला संबंध स्रोत से क्या होने चाहिए? उत्सर्जित होनी चाहिए। यह है, इनमें से कोई दो शर्त आपको लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलेराइड क्या होता है? दो उपयोग बताएं। पोलेराइड, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? पोलेराइड कहते हैं। क्या होता है? अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश
को ध्रुवित प्रकाश में बदलने वाले युक्ति पोलेराइड कहलाती है। उपयोग एक तो है धूप के चश्मों में, किसमें, जो धूप के चश्मे आते हैं सनग्लास में। दूसरा है रेलगाड़ी तथा वायुयान की खिड़कियों में। क्या, रेलगाड़ी तथा वायुयान की खिड़कियों में पोलेराइड शीशे का उपयोग किया जाता है। दो तरंगे जिनके आयाम A1 तथा A2 है, थीटा कालांतर पर आरोपित होती है। परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा? परिणामी तरंग का आयाम का फॉर्मूला है परिणामी तरंग का आयाम हमने पढ़ा था R बराबर होता है अंडरूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस थीटा। तो दो तरंगे जिनका आयाम क्या है, A1 तथा A2 है, थीटा कालांतर पर अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग का आयाम R परिणामी तरंग का आयाम है, तो इसका आ जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस थीटा एंड्रूड का सिंबल। ये परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है, इस परिघटना का नाम है। क्या है? प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है, इस परिघटना का नाम है व्यतिकरण। और व्यतिकरण का भी एक प्रकार है, कौन सा? विनाशी व्यतिकरण। कौन सी घटना है? व्यतिकरण। और व्यतिकरण का भी एक प्रकार है, कौन सा? विनाशी व्यतिकरण। जब विनाशी व्यतिकरण हो तो क्या होगा? जब प्रकाश को प्रकाश में मिलाते हैं तो अंधकार या क्या उत्पन्न हो सकता है? उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है। इनके आयामों का क्या अनुपात होगा? हमें दे रखा है I1/I2 बराबर 81/49। हम जानते हैं I समानुपाती होता है A स्क्वायर के, तो A समानुपाती होगा अंडररूट I के। A1 अनुपात A2 बराबर होगा अंडररूट I1 अनुपात I2। तो इनका मान अंडररूट में रखेंगे 81/49, तो कितना आ जाएगा? 9:7। तो इसके आयामों का अनुपात क्या आएगा? A1 अनुपात A2 बराबर आएगा 9:7। एक और न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है लघुरात्मक प्रश्न है
और ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन का अंक होगा 1 से 1/2 यानी 3 अंक के क्वेश्चन आएंगे। इसमें से 1.5 अंक के कितने 2 क्वेश्चन तो कितने हो गए 3 अंक के। पहला क्वेश्चन है हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल के नियम की क्या करो व्युत्पत्ति कीजिए। ये आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। सेकंड क्वेश्चन है विवर्तन को परिभाषित। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अच्छे से देखना। सेकंड है विवर्तन को परिभाषित कीजिए, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। यह भी पीछे वाले क्वेश्चनों में बताया था, आवश्यक शर्तें भी उसमें बताई थी, वहाँ से एक बार दोबारा देख लें ढंग से। ये भी इम्पोर्टेंट, जो छोटे वाले अतिलोकरात में पढ़ाए थे उनमें ये दोनों प्रश्न अलग अलग बताए थे, उनको एक साथ कमेंट करके यहाँ दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यतिकरण किसे कहते हैं। संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण को प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तों को व्युत्पन्न कीजिए। व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग दिवस्लेट प्रयोग का चित्र बनाएं। परदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। ये सभी आपको बहुत अच्छे से जब क्लास में बताया गया था, एक बार आप इन्हें वापस देखिए। चौथा क्वेश्चन है एकल झिरी विवर्तन प्रयोग को समझाएं। ये क्वेश्चन भी ये बहुत इम्पोर्टेंट यानी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हाइगेन के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या कीजिए और व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर। अंतिम क्वेश्चन है व्यतिकरण तथा एवं विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये थे क्वेश्चन। अब मैं आपको इनमें से जो लघुरात्मक क्वेश्चन है इनका एक बार व्याख्या करके आपको सुना देता हूँ। आप बड़े ध्यान से सुनना और फिर एक बार वापस रिवाइज करना, शायद आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। देखिए विद्यार्थियों, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या या प्रकाश के अपवर्तन से स्नेल के नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो इसमें इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। माना एक समतल तरंगाग्र AB माध्यम फर्स्ट से चलकर, माध्यम कहाँ से फर्स्ट से चलकर माध्यम सेकंड में, माध्यम फर्स्ट से चलकर माध्यम सेकंड में प्रवेश करता है तो यह A', B' अपवर्तित तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। जब तरंगाग्र का बिंदु A जब तरंगाग्र का बिंदु A' पर पहुंचता है तो उसी समय बिंदु B' पर पहुंचता है। इसको एक बार हम आपको डायग्राम से बताते हैं कि ये अंतरा परमाणुविक पृष्ठ है, अंतरा पृष्ठ। ये माध्यम फर्स्ट है, क्या है माध्यम फर्स्ट। ये माध्यम
हमने अभी लिखा था एक समतल तरंगाग्र ए बी माध्यम फर्स्ट से चलकर माध्यम सेकंड में प्रवेश करता है, तो इससे क्या चलेगा, एक समतल तरंगाग्र क्या चलेगा, माध्यम फर्स्ट से चलकर, ये एक समतल तरंगाग्र, ये आपतित तरंगाग्र है। कैसा है, आपतित तरंगाग्र, ये आपतित तरंगाग्र। इसके बाद में क्या होगा, ये तरंग जब ये जहाँ पे आपतित होगा दोनों, ये यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल अभिलंब है, एन डैश और एन, एक अभिलंब हम यहाँ खींचते हैं, एन डैश और एन, तो ये माध्यम एक से दूसरे में जाती है, तो ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इनको वैसे तो क्या होना चाहिए, ऐसे सीधे निकलना चाहिए थी, पर ये क्या हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। और हमने पढ़ा था ये क्या है, तरंगाग्र के रूप में आपतित होता है। तो जब इसका ए बी, ये ए और बी क्या है, तरंगाग्र है, ये ए और ये बी, ये जब इसका ए सिरा आपतित होगा तो उतने समय में, जब ये बी सिरा आपतित होगा उतने समय में ये ए सिरा यहाँ से ए डैश तक गति कर जाएगा, कहाँ तक, ए डैश तक, और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा बी डैश। ये आपतन कोण आई है, इसका ये कोण परावर्तन कोण आर है, ये अपवर्तित ये अपवर्तन कोण आर है, अपवर्तित तरंगाग्र, ये कैसा है, अपवर्तित तरंगाग्र। और हमने पढ़ा था तरंगाग्र में किस वेग से गति करते हैं, प्रकाश के वेग c1 होगा, और इसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, वेग लिया c2। अब ये माध्यम है, प्रकाश के वेग से ये बिंदु ए और ए डैश, अब ये आपतित तरंगाग्र। अब इसमें कोण देखें, ये माध्यम और इसके मध्य का कोण 90 डिग्री, तो ये कोण कितना आएगा, आई, और इसमें ये कोण भी क्या आ जाएगा, आर। अब इसमें इसको आगे सोल्व करते हैं, कि उस डायग्राम अच्छे से देख लिया होगा। माना इसमें लगा समय कितना है, टी है, तो माध्यम फर्स्ट में प्रकाश का वेग c1 तथा माध्यम सेकंड में प्रकाश का वेग क्या है, c2 हमने लिया है। चित्र से हमने क्या देखा है, चित्र से चाल बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है, समय, और माध्यम फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं, ये किसके लिए निकाल रहे हैं, माध्यम फर्स्ट में तरंगाग्र की चाल निकाल रहे हैं। दूरी बराबर होता है, दूरी क्या है, बी से बी डैश तक पहुँचे माध्यम ए में, कहाँ पे, बी से बी डैश तक की दूरी ज्ञात करनी,
तो इसकी चाल क्या है, इसमें माध्यम की चाल क्या है, C1 और समय क्या लगा था, t समय हमने मांगना था। ये समीकरण 1 हो गया। और माध्यम 2 में सेकंड में तरंगाग्र कहाँ से A से A डैश तक उतने ही समय में A से A डैश तक तरंगाग्र क्या कर रहा था, गति। A से कितने A डैश, इसमें वेग क्या है, C2 वेग है, प्रकाश का वेग क्या है लिया था C2 और T। ये समीकरण बन गया 2। चित्र में त्रिभुज B डैश से क्या होगा, त्रिभुज B और B डैश, इस वाले त्रिभुज में लेते हैं साइन आई। क्या लेते हैं, साइन आई बराबर होगा B डैश अपॉन A डैश। फॉर्मूला लगाया था LAL लाल बटा K एक का, यानी साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब तो क्या है इसमें B डैश तो क्या है, ये थीटा के सामने वाला कोण, ये B डैश, और आधार क्या है B डैश, सॉरी यहाँ पे आएगा B डैश, ये आधार है। तो क्योंकि ये इसके ऊपर कितना है 90 डिग्री का कोण, तो ये सामने वाली भुजा क्या होगा कर्ण, और ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब। तो इससे समीकरण नंबर दे देते हैं 3। दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज कौन सा लेते हैं A डैश B, और इसमें लेते हैं A डैश B में, तो क्या आ जाएगा, सॉरी साइन आई बराबर क्या हो गया, हमने पढ़ा था साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और हमने त्रिभुज लिया था B डैश। तो इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये थीटा आई के सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार। तो इसमें इस फॉर्मूले से आएगा साइन आई बराबर B डैश अपॉन B डैश। दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं A डैश B, इसमें ये कोण 90 डिग्री है, तो इसमें लेते हैं साइन आई, साइन R बराबर क्या होगा, वही A डैश अपॉन B डैश। समीकरण नंबर इसको दे देते हैं 4। समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग लगाने पर क्या होगा, समीकरण 3 में 4 का क्या लगाना है, भाग देने पर, तो क्या आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या आएगा B डैश B डैश बटा क्या आएगा A डैश B डैश। तो इससे B डैश से B डैश कैंसिल आउट आ जाएगा, तो बचेगा B डैश अपॉन A डैश। समीकरण 1 व 2 को उपरोक्त समीकरण में A डैश व B डैश का मान क्या, A डैश B डैश का मान इस समीकरण में रखने पर समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो जाएगा C1t अपॉन C2t। t से t कैंसिल आउट आ जाएगा, तो क्या बचेगा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या आएगा C1 अपॉन C2, और जो क्या होता है एक नियतांक होता है। ये क्या है, अपवर्तन का नियम, ये अपवर्तन के स्नेल का नियम हो गया, जो एक नियतांक होगा। यही स्नेल का नियम है, यही अपवर्तन का क्या है दूसरा नियम। और चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है।
यह अपवर्तन का प्रथम नियम है। क्या है? आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में स्थित है। ये क्या हो गया? प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विवर्तन को परिभाषित कीजिए। विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। विवर्तन प्रकाश का द्वारक या अवरोध के किनारों से मुड़ना प्रकाश का क्या कहलाता है? विवर्तन। उसके लिए आवश्यक शर्त है, विवर्तन की आवश्यक शर्त है कि द्वारक या अवरोध का आकार प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का क्या होना चाहिए? प्रकाश की जो तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य की कोटि का क्या अवरोधक या द्वारक का आकार होना चाहिए। हमने पढ़ रखा है विवर्तन के दो प्रकार होते हैं, फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन ऐसा विवर्तन जिसमें द्वारक या अवरोधक की प्रकाश स्रोत व पर्दे से दूरी सीमित हो, उसे क्या कहेंगे? फ्रेनेल विवर्तन। और फ्रॉनहोफर विवर्तन ऐसा विवर्तन जिसमें अवरोधक या द्वारक की प्रकाश स्रोत व पर्दे से दूरी अनंत हो, उसे फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। इतना आपको तो सिर्फ इतना ही लिखना था, विवर्तन और विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त। अगला क्वेश्चन है व्यतिकरण। व्यतिकरण किसे कहते हैं? विद्यार्थियों ध्यान से सुनेंगे। जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति व लगभग समान आयाम वाली तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती तो अध्यारोपण से एक नई तरंग का निर्माण होता है, जिसकी तीव्रता कहीं पर अधिकतम कहीं पर न्यूनतम प्राप्त होती। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। एक बार फिर से सुनो। जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति व लगभग समान आयाम वाली तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती है तो अध्यारोपण से एक नई तरंग का निर्माण होता है, जिसकी तीव्रता कहीं पर अधिकतम व कहीं पर न्यूनतम प्राप्त होती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण के दो प्रकार होते हैं, एक संपोषी व्यतिकरण होता है, एक विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे एक समान कला में अध्यारोपित हो, संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। और इस संपोषी व्यतिकरण के लिए फाई का मान 2πn होता है। और विनाशी व्यतिकरण ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे एक दूसरे की विपरीत कला में अध्यारोपित हो, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। विनाशी व्यतिकरण के लिए फाई का मान पाई, 3π, 5π, 7π ऐसे होता है, यानी पाई बराबर होता है 2n+1 कोष्टक के बाद पाई। अगला है आवश्यक शर्त को व्युत्पन्न कीजिए। संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों को उत्पन्न कीजिए। ये अपना हो गया। उसके बाद में होगा व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग दिवस्लेट प्रयोग का चित्र बनाएं। यंग का दिवस्लेट प्रयोग का चित्र विद्यार्थियों एक बार आप खुद देख लेना। इसमें मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। यंग दिवस्लेट प्रयोग में एक वर्णी क्या लिया था? एक वर्णी क्या था? एक वर्णी क्या था? प्रकाश स्रोत। इस प्रकाश स्रोत से क्या उत्सर्जित हो रही है? प्रकाश। एक वर्णी प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी, यानी एक वर्णी ये क्या हो गया? प्रकाश स्रोत। एक वर्णी इस एक वर्णी प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर एकल रेखा क्षेत्र S1 रखा। कुछ दूरी पर क्या रखा? एकल रेखा क्षेत्र S रखा। ये S एकल रेखा क्षेत्र, और इससे क्या निकले? तरंगाग्र। इसको ऐसे डॉट
ये इस टाइप में इस तरह का। इससे थोड़ी सी दूरी पर एक गत्ता रखा और जिस पर दो छिद्र S1 व S2 के। इससे थोड़ी दूरी पर एक गत्ता रखा और उस गत्ते के क्या किए, दो छिद्र S1 व S2 के। ये एक था S1, दूसरा था S2। तो इससे थोड़ी दूरी पर एक पर्दा रखा गया और इस गत्ते से थोड़ी दूरी पर क्या रखा गया, एक पर्दा। और इस छिद्र से भी क्या निकला, प्रकाश तरंगाग्र के रूप में निकला। से ढंग से देखियो, थोड़ा सा छोटा चित्र बन रहा है। ये और इनसे कुछ दूरी पर क्या रखा, एक पर्दा रखा। ये एक पर्दा है, ये क्या है, पर्दा है। अब इसमें क्या हुआ था, ये जहाँ जब ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत S1 से आगे की ओर किसके तरंगाग्र के रूप में गति कर रहा है प्रकाश, और जब ये तरंगाग्र S1 व S2 से भी तरंगाग्र के रूप में, और जो ये डॉटेड लाइन है इससे तो गृत को दर्शाया गया है, और जो कौन सी लाइन है, सतत रेखा, इसके द्वारा श्रृंग को श्रृंग ग्रत श्रृंग ग्रत श्रृंग ग्रत श्रृंग। और S2 पे भी जो डॉटेड लाइन है ये तो ग्रत को बता रही है, और सतत लाइन किसको बता रही है, श्रृंग को। जहाँ पे श्रृंग श्रृंग मिल रहे हैं वहाँ पे भी कौन सी पर्दे पर प्राप्त हो रही थी, चमकीली फ्रिंज। और जहाँ ग्रत ग्रत मिल रहे हैं वहाँ पे भी पर्दे पर क्या प्राप्त हुई थी, चमकीली फ्रिंज। ये यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, दोनों श्रृंग श्रृंग मिल रहे हैं यहाँ पे इसी दिशा में। तो ये यहाँ से आगे गया तो यहाँ पे क्या मिला था, एक चमकीली फ्रिंज। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक श्रृंग, ये यहाँ पे क्या है, ग्रत ग्रत मिल रहे हैं इस पे। ये यहाँ पे देखो सही से, यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, ग्रत श्रृंग श्रृंग मिल रहे हैं। आगे निकले तो यहाँ पे ग्रत ग्रत, यहाँ पे श्रृंग श्रृंग। तो ये किरण आगे की ओर निकलेगी और यहाँ पे एक क्या बनेगी, चमकीली फ्रिंज। इस वाली लाइन में देखो, ये यहाँ पे क्या बन रहा है, एक श्रृंग और ग्रत, यहाँ पे भी एक श्रृंग और ग्रत। और ये वाली किरण आगे जा के यहाँ पे एक क्या होगी, दीप्त फ्रिंज बनेगी। और ये क्या बनते हैं, एकांतर क्रम में बनती है, चमकीली काली एकांतर क्रम में मिलती है और बराबर चौड़ाई की फ्रिंजें प्राप्त पर्दे पर प्राप्त होती है। डी बी डी बी डी बी इस रूप में प्राप्त होती रहती है। ये पर्दा चमकीली फ्रिंज दीप्त फ्रिंज चमकीली फ्रिंज दीप्त फ्रिंज इस रूप में। ये इस प्रकार से क्या था, जिनका द्विरेखा छिद्र प्रयोग। उसके आगे था दीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक को उत्पत्ति कीजिए। दीप्त फ्रिंजों के लिए ये आप एक बार देख लेना। लास्ट क्वेश्चन है, एक बार बता देता हूँ, व्यतिकरण विवर्तन में अंतर।
द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन की घटना घटित होती है, जबकि तरंगाग्रों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना घटित होती। केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई सर्वाधिक, फिर चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई घटती जाती है, जबकि काली फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती जाती है विवर्तन में। जबकि व्यतिकरण के लिए काली व चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान रहती है। विवर्तन में केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता सबसे ज़्यादा, फिर चमकीली फ्रिंज की तीव्रता घटती जाती है, जबकि व्यतिकरण के अंतर्गत चमकीली फ्रिंज की तीव्रता एक समान होती है। विवर्तन में काली फ्रिंज की तीव्रता शून्य नहीं होती है, व्यतिकरण में काली फ्रिंज की तीव्रता शून्य होती है। पांचवा है विवर्तन। विवर्तन में फ्रिंजों के मध्य अच्छा प्रयास नहीं होता है, जबकि व्यतिकरण में फ्रिंजों के मध्य अच्छा विप्रयास होता है। इस प्रकार इस अध्याय के हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया है। यदि विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, आप सभी को ये समझ में आए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही विद्यार्थियों। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें, और यदि इससे संबंधित और कोई वीडियो चाहिए या कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।